रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इस प्राणायाम से, ठीक है। कपाल शोधन होगा, कृमि दोष नष्ट होंगे और बात विकार, हीटिंग प्राणायाम है इसलिए बात पित्त कफ जिसमें कि बात विकार जो रहते हैं वायु तत्व की डिस्टर्ब होने की वजह से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं इस सूर्य भेदी प्राणायाम के अभ्यास से, ठीक है। बाकी अब लिमिटेशंस यहाँ पे नॉर्मली ग्रंथों में नहीं बताई गई है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो व्यक्ति इस प्राणायाम से परहेज करें और उसके साथ साथ मेनली जब ज्यादा गर्मी का समय रहता है या फिर जो मई जून का जो मंथ है, मई जून जुलाई जो मेनली गर्मी के जो महीने हैं उनमें भी सूर्य भेदी प्राणायाम को अवॉइड किया जाए। और यदि किसी की शरीर की नेचर है ठंडी और वो बेशक उसे कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति कर भी सकते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन की स्थिति में जरूर विशेष ध्यान दिया जाए कि इस प्राणायाम को अवॉइड करें, नहीं तो अपनी क्षमता के आधार पे हल्का हल्का थोड़ा बहुत करें, ठीक है। ये सूर्य भेदी प्राणायाम और अग्रिम प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की क्रियाविधि जैसा कि हम व्यवहार में जानते हैं, इसमें क्या अपने थ्रोट को या थ्रोट मसल्स को टाइट किया जाता है और गले को टाइट करते हुए इस प्रकार से इनहेल किया जाता है और एक्सेल किया जाता है कि जो ब्रेथ है वो ऐसे लगती है जैसे हमारे थ्रोट को फ्रिक्शन करती हुई, घर्षण करती हुई जा रही है और घर्षण करती हुई वापस आ रही है, ठीक है। तो उसके चलते क्या होता है, एक हिसिंग साउंड क्रिएट होती है गले में से, और हिसिंग साउंड जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से ये प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। अब इस प्राणायाम के विषय में ग्रंथों में कहा गया है चलते फिरते उठते बैठते कभी भी जिस प्राणायाम को किया जा सके उसको, उसका नाम क्या है, उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। और मेनली और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो थायराइड की आजकल की जो समस्या है, गले विकार हैं, जो मेनली जो वक्ता लोग होते हैं जिन्हें दिन भर भाषण या ज्यादा से ज्यादा बोलना होता है, उन लोगों के लिए ये बड़ी ही अच्छी सिद्ध होती है। उसके साथ साथ कफ विकार, गले के जो कफ एंड कोल्ड के जो विकार हैं उनमें उन्हें दूर करने में काफी सहायक सिद्ध होती है ये प्राणायाम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके बेनिफिट आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ अब नेक्स्ट वन प्राणायाम शीतली प्राणायाम आती है, और शीतली प्राणायाम आप देखिए वही बैठने का क्रम, स्पाइन और नेक स्ट्रेट करके किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठना है। और ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद जो आपकी टंग है वो टंग को देखो आपने यहाँ पे कैसा बनाया हुआ है, एक स्ट्रॉ की भांति, एक स्ट्रॉ पाइप की तरह शेप दी और उस स्ट्रॉ से यानी पाइप की शेप से टंग से श्वास को पीना है और श्वास को पूरा भरने के बाद कुछ देर होल्ड करें और होल्ड करने के बाद नॉस्ट्रल से रेचक कर देना है, उस ब्रेथ को रेचन करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिया विधि जो है शीतली प्राणायाम की है। और शीतली प्राणायाम के जो बेनिफिट्स हैं, इससे क्या होता है, वायु गोला या कहीं ये गैस के जो विकार हैं, ज्वर हो जाता है किसी को वो चीज, और पित्त संबंधी जो बाइल जूस से बिगड़ने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। उसके साथ साथ साधक को भूख प्यास कम सताती हैं, यदि जो शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनको भूख प्यास कम मात्रा में सताती है। और इस प्राणायाम के बारे में एक और बात कही गई है जिससे शास्त्रों में मेनली
क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है कि ये विष को भी पचा देती है या विष को भी भस्म कर सकती है, विष का भी प्रभाव, या ये कहें विष का भी प्रभाव उस साधक पे कम होता है जो शीतली का अभ्यास करते हैं। ठीक है, शीतली प्राणायाम मेनली प्रिकॉशंस ये रखना है कि जो कफ विकार से संबंधित हैं, जिन्हें सर्दी जुकाम नजला आदि बना रहता है, वो इस प्राणायाम से थोड़ा परहेज करें। और मेनली सर्दियों के समय में, जैसा कि अभी जो सर्दी पड़ रही है आप देख रहे हो, और इस समय में इस प्राणायाम का परहेज करें तो हितकर होगा। आर्थराइटिस की स्थिति में भी, जिन्हें आर्थराइटिस है, बात व्याधियां हैं, जॉइंट्स पेन रहता है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम कहीं ना कहीं निषेध ही होगा। ठीक है, तो वो ध्यान से ही और देखकर ही करें। अगला प्राणायाम आता है जैसा कि शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम में डिफरेंट यही है कि शीतली प्राणायाम में देखा था टंग को स्ट्रॉ की भांति, पाइप के भांति श्वास पी रहे थे, और इसमें शीतकारी में क्या होता है कि दांतों को इस प्रकार मिला लिया जाता है, और इन दांतों के जो थोड़ा गैप जो बचा, थोड़ा बहुत जो भी गैप बचे, ठीक है, नहीं तो एयर तो खुद अपनी जगह बना लेती है, तो उससे शीतकार करते हुए, सी करते हुए ब्रीथ को अंदर की तरफ खींचा जाता है, श्वास को मुंह से, और होल्ड किया, और फिर कुछ देर बाद कुंभक करके उसे नॉस्टल से एक्सेल कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्राणायाम क्या है? शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के बहुत सारे फायदे, जैसा कि व्यावहारिक फायदे देखें, दांतों के संबंधी विकार दूर करता है, मुंह से आने वाली दुर्गंध एवं दांतों में जो मुंह में होने वाले जो अल्सर्स हैं, वो और भी मसूड़ों को मजबूत बनाता है। ये तो वैसा इसका फायदा हम कह लें, लेकिन देखा जाए तो शास्त्रीय जो फायदा है वो कहा जाता है कि साधक कामदेव के समान हो जाता है। बोला जाता है, क्वेश्चन बनता है कि किस कुंभक के अभ्यास से साधक कामदेव के समान, सबसे सुंदर जिन्हें बोला जाता है तो सुंदरता इतनी अच्छी प्राप्त हो जाती है उस साधक को जो शीतकारी का अभ्यास करते हैं, और उसके साथ साथ भूख प्यास नहीं सताएगी उसे, जैसा कि शीतली में हो रहा था, भूख प्यास नहीं सताएगी, और उसको क्या होगा, साधक को शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा, सुस्ती आदि ये चीजें नहीं होती जो साधक शीतकारी का अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये कुछ शास्त्रीय फायदे जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। उसके साथ साथ गले में भी इससे फायदा होता है, और शरीर में एक ठंडक का अनुभूति होती है, क्योंकि ये कूलिंग कैटेगरी के अंतर्गत या ठंडी प्रकृति के अंतर्गत आने वाली प्राणायाम है। ठीक है, अब इसको किसे नहीं करना चाहिए, वो मेनली आप देख सकते हो कि शीतली और शीतकारी की तरह जिन्हें कफ विकार हैं, सर्दी जुकाम खांसी आदि की समस्या जो है उस समय अवॉइड करें, सर्दियों के समय में भी इस प्राणायाम से परहेज करें, हितकर होगा। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप देख रहे हैं, जैसा कि क्रिया विधि यहाँ पे इस तरीके से दिखाई जा रही है, हाथों का प्रयोग भी करवाते हैं कहीं पे, कहीं हाथों का प्रयोग नहीं कराते। तो एक्चुअली वैसे शास्त्रों में नहीं बताया गया कि हाथों को भी ऊपर नीचे करना है, और बीज मंत्र की भी चर्चा नहीं की गई, लेकिन हमारे श्री श्री रविशंकर जी के वहां पे भी और भी जगह, बहुत जगह क्या करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम को सोहम बीज मंत्र के साथ करते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति कुछ लोग सेम समझते हैं, मैं बता दूं आपको, दोनों अलग है। भस्त्रिका कुंभक है, कपालभाति षटकर्म क्रिया है, और
भस्त्रिका को करने का जो पैटर्न है कि उसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों का जो रेशियो है वो लगभग समान रखा जाए। जिस बेग से इनहेल किया जा रहा है उसी बेग से एक्सहेल किया जाए। लेकिन कपालभाति में क्या नॉर्मली इनहेल किया जाता है और फोर्सफुली एक्सहेल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बीज मंत्र का जो वो है, तो इसमें दोनों हाथों को, जैसे आप इस फर्स्ट वाले इसको देखिए, इनमें यहाँ हाथों को रखा हुआ है मुट्ठी बंद करके, इनहेल करते हुए सो मन ही मन बोला है और फिंगर से स्ट्रेट किए, और एक्सहेल करते हुए फिर वापस हम शो हम शो हम शो हम, ये स्थिति रखी जाती है हाथों के साथ। नहीं तो आप नॉर्मली भी हाथों का प्रयोग मत करिए, हाथों को नॉर्मल किसी भी ध्यानात्मक आसन, अंजलि मुद्रा, ज्ञान मुद्रा आदि किसी में भी रखिए, और आप श्वासों की समान गति को और पूरक रेचक के रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है। इसका यदि बेनिफिट देखें तो भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बड़ी ही लोहार की धोकनी के विषय में बोला गया है। जिस प्रकार की लोहार की धोकनी रहती है ना, शास्त्रों में कहा गया है कि उस तरीके से वो जैसे चलती है उसको चलाया जाता है, उसी तरीके से इस प्राणायाम में कुछ स्थिति उत्पन्न होती है साधक की, और जो वायु का स्पर्श इतना तीव्र हो जाता है पूरे शरीर में कि सिर से लेकर पांव तक सारे शरीर में वायु ही वायु प्रेशर में घूमती हुई दिखाई देती है इसमें। और इसमें के साथ साथ फिर बाद में ये भी बोला गया है कि ये सब करने के साथ साथ फिर सूर्य भेदी प्राणायाम भी करी जाती है बाद में। जैसे इसे थोड़ा रोका, थोड़ा रिलैक्स किया, फिर सूर्य भेदी, राइट से भरा लेफ्ट से छोड़ा, राइट से भरा लेफ्ट से छोड़ा, ये क्रम शास्त्रों में मेनली बोला गया है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखें तो यदि इससे त्रिदोष विकार, त्रिदोष वात पित्त कफ तीनों तरह के जो विकार रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ त्रिदोष विकारों के साथ भी और जो जठराग्नि काफी प्रदीप्त होती है और जो सुषुम्ना के मुख पे जो मल एकत्रित होता है साधक का वो दूर होता है। इससे कुंडलिनी जागरण के विषय में बोला गया है कि किस प्राणायाम से त्रिदोष विकार दूर होते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम, कुंडलिनी जागरण, भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में। एवं उसके साथ साथ शास्त्रों में बोला गया है और क्वेश्चन भी आया है कि जो ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियां ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है किस प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम से। ठीक है, तो इस प्रकार से इतने सारे फायदे इस प्राणायाम के हैं। सावधानियां या लिमिटेशंस देखें तो मेनली जो हाई बीपी से जो ग्रसित हैं या पीड़ित हैं वो इसे अवॉइड करें या फिर इसे आराम आराम से करें इसमें भी। और उसके साथ साथ हाथों का प्रयोग कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही है। बीज मंत्र का भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि ऐसा ही होना है, लेकिन अलग अलग वेरिएशन पाए जाते हैं, अलग अलग फायदे के लिए हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन मिलते हैं, तो वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, तो ये हीटिंग कैटेगरी के अंतर्गत आने वाला प्राणायाम है। प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम जो नाम है वो भ्रमर से बना है। भ्रमर संस्कृत में भमरे को बोलते हैं, और इस प्राणायाम में ये षडमुखी मुद्रा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके इंडेक्स फिंगर को यहाँ आईब्रो, मिडिल फिंगर आईज पे, और रिंग फिंगर नॉस्टल पे, लिटिल फिंगर और ये रिंग फिंगर लिप्स के ऊपर नीचे, और
कानों से, ये थन से कानों को अच्छे से बंद करके क्या करना होता है, इनहेल करते हुए भ्रमर की साउंड उत्पन्न करनी होती है और एक्सहेल करते हुए भ्रमरी की साउंड, फीमेल मादा भ्रमरी की साउंड। तो क्वेश्चन बनता है, इनहेल पूरक करते वक्त भ्रमर ध्वनि और रेचक करते वक्त भ्रमरी की ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, और उससे जो उत्पन्न वाइब्रेशन है, कंपन जो उत्पन्न हो रहा है मस्तिष्क में, उससे फील करना है। उससे क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि साधक के मन में आनंद का रोमांच भर जाता है, मस्तिष्क मन खुश हो जाता है इस प्राणायाम को करने से। ठीक है, तो ये सर भ्रम एक बार इसको और रिपीट कर देंगे, इन्हेल और एक्सहेल कैसे करने का क्या बताया आपने सर? इसमें जो शास्त्रों में बताया गया है वो इनहेल करना है भ्रमर की तरह ही, और एक्सहेल करते वक्त कुछ भ्रमरी यानी फीमेल मादा की, फीमेल जो मधुमक्खी है उसकी ध्वनि उत्पन्न करनी है। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाए कि आप जैसे षडमुखी मुद्रा लगाई, कानों को बंद किया, बाहर की साउंड को रोका और इनहेल करते हुए हमिंग साउंड, जब आप डाउन होते आएंगे तो साउंड थोड़ी सी चेंज होगी, जो कुछ फीमेल बी अर्थात मधुमक्खी की तरह साउंड के विषय में बोला गया है। ठीक है, तो ये ध्वनि आपको रखनी है, और ये मेनली मानसिक मजबूती देता है। चिंता, अनिद्रा, क्रोध जिन साधकों को रहते हैं, हाई बीपी आदि में ये बहुत ही बेनिफिशियल प्राणायाम है। ऐसे उसमें यदि किया जाए तो इसका बड़ा ही सकारात्मक फल मिलता है। ठीक है, यहाँ ये हमारे प्राणायाम पूरे होते हैं और अब ये बंद स्टार्ट होते हैं। देख लेते हैं इन्हें। बंध, जालंधर बंध मेनली हमारे जो शास्त्रों में है वो 4 बंध हैं, जो हठयोग प्रदीपिक घेरण्य संहिता है उसमें टोटल। चलो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, टाइप करना कितनी मुद्राएं हैं, टाइप करिए कितनी मुद्राओं का वर्णन है। स्पेसिफिक अब करिए आप, स्पेसिफिक बांटिए इसको। कैसे बांटोगे, इसमें कितनी मुद्राएं, कितने बंध और कितनी धारणा है। हाँ, तो मेनली मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है लक्ष्मी जी, देखिए पंच धारणा और 4 बंध और 16 मुद्राएं। तो मेनली यहाँ पे जो बंध की बात चल रही है, तो 4 बंध जालंधर बंध, उड्यान बंध और मूल बंध, और जैसे एक और त्रिबंध या महाबंध जिसको बोल देते हैं वो है। ठीक है, तो जालंधर बंध की जो स्थिति आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो जालंधर बंध की स्थिति है वो आपके सामने है कि इसमें क्या करना होता है, पूरक और रेचक दोनों के साथ। यदि पूरक के साथ करना है तो पूरक के, नहीं तो कुंभक के साथ। एक मिनट आप देखिए, होता क्या है कि जालंधर बंद और उड्यान बंद, मूल बंद। तो जालंधर बंद की जो क्रिया विधि, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, श्वास को भरा दोनों नोस्टल से और श्वास को होल्ड कर लिया, अर्थात कुंभक लगाया और
अपने चिन्ह को कंठकूप में, चिन्ह को ये जो कंठकूप है वहां पे स्थापित कर दिया, और इसी हिसाब से जितना यथाशक्ति आपको रोका गया, इसको रोक करके रखा। जब नहीं रोका गया तो धीमे से चिन अप किया और श्वास को नासिका छिद्रों से बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये विधि जालंधर बंद की है। और जो जालंधर बंद है उसके बारे में व्यवहार में हमने देख ही लिया। इससे कंठ संबंधी जो रोग होते हैं, मान लिए जैसा कि हमने वहां पे जो उज्जयी प्राणायाम से होने वाले जो फायदे थे, उन्हीं की सिमिलर कंठ संबंधी विकार दूर होते हैं। और इसके अभ्यास से जो सोम का स्राव है, अर्थात जो चंद्र से स्राव जो होता है और हमारी नाभि में सूर्य में जाकर के जो भस्म हो जाता है, वो सोम श्राप भी स्थिर होता है या रुक जाता है, वो नष्ट नहीं होता। तो यही क्वेश्चन बनते हैं कि बंद के अभ्यास से सोम श्राप रुक जाता है। और देखें तो और भी इसके जो प्रकुपित वायु है जो शरीर के अंदर, प्रकुपित वायु इससे संतुलित अवस्था में आ जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है, इसके अभ्यास से शरीर के जो 16 आधार हैं, 16 आधारों का क्या होगा कि सारे के सारे 16 आधार सिर से लेके पांव तक जो इनकी संख्या है, इससे वायु में सुषुम्ना में प्रभावित होती है। इसमें जो वायु है शरीर की, वो 16 आधारों में होते हुए साधक की सुषुम्ना में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये बड़ा बेनिफिट इसका है, गले संबंधी विकार और उसके साथ साथ 16 आधारों की शुद्धि या 16 आधारों में वायु का सुषुम्ना में प्रवाह, सोम का जो स्राव जो मस्तिष्क प्रदेश से, चंद्र प्रदेश से होता है, उसे स्थिर करना आदि इसका विशेष फायदा है। अब यदि सावधानी देखें तो व्यवहार में जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, वो इसे न करें, इससे परहेज करें। ठीक है, मेनली तो आपको वही देखना है। और हाइपरटेंशन वाले यदि ब्रीथ होल्ड करने में सक्षम हैं तो वो होल्ड करें, नहीं तो कुछ लोगों को क्या है, ब्रेथ होल्ड करने के बाद और ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी इसे या तो अल्प समय के लिए करें या फिर अवॉइड करिए। ठीक है, तो ये आपका जालंधर बंद। अभी मैं ना अब आपके थोड़े क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अब आज के लिए इतना काफी है। अभी इन प्राणायाम्स और ये जो एक बंद पढ़ा है हमने, इससे जुड़े आपके क्वेश्चन सब रखिए एक एक करके। सर, जो ये भस्त्री का प्राणायाम बता रहे थे आप, तो जैसे कि आपने बोला है कि हाथों का यूज नहीं करना और ये वैसे, बट जब यूज करने के बाद वो ये वाली जो क्रिया बता रहे हो आप, सूर्य भेदी प्राणायाम, वो भी करना कंपलसरी है? देखिए, शास्त्रों में शालिनी मैम हाथों वाली चर्चा नहीं की गई है, कि बाकी व्यवहार में कहीं ये हाथों को ऊपर नीचे वाली चर्चा हुई है और होती है, करवाते हैं तरह तरह से लोग मॉडिफाई करके बीज मंत्र के साथ भी, लेकिन शास्त्रों में हाथों का वर्णन नहीं है। लेकिन जो इसे करने के बाद जो सूर्य भेदी प्राणायाम है, उसे उसकी चर्चा है कि आप सूर्य भेदी करें। ठीक है, अर्थात राइट से श्वास भरें, लेफ्ट से छोड़ें, नॉर्मल होने के लिए, सामान्य स्थिति में आने के लिए, ये है। उसमें कुंभक नहीं लगेगा? नहीं, वहां कुंभक की ऐसी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वो उन्हें सामान्य होना है उस समय। ओके।
सर तो और सूर्य भेदी करने का यहाँ पर मतलब रीजन नॉर्मल करना है, क्योंकि सूर्य ये भस्त्रिका से तो ऑलरेडी मतलब टेम्परेचर वैसे भी हाई रहेगा, और उसके बाद सूर्य भेदी करने का हाँ, क्या रीजन रहेगा? एक साथ होल्ड रोका न जाए, उसे धीमे धीमे फिर उसे कूल डाउन लेके आया जाए। जैसे क्या होता है कि कभी कोई व्यक्ति गर्मी में है, बहुत गर्मी में, तो उसे एक साथ ठंडे में नहीं लाया जाता। उसे क्या किया जाता है, थोड़े कम टेम्परेचर में, उससे फिर कम में, उससे कम में। यदि किसी को खूब गर्म है, कोई 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले रूम में है, और उसे आप सीधा माइनस वाले में ले जाओ, या फिर 5-10 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में ले जाओ, तो ऐसे नहीं, धीमे-धीमे करके फिर उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए उस साधक को ये सब कराया जाता है। ठीक है? ओके। सर इसको कुंभक, भस्त्रिका को कुंभक भी आपने कहा था, और इसको कुंभक, और ये है तो ये प्राणायाम ही, लेकिन इसको कुंभक भी कहते हैं ना? देखिए, यहाँ पे हठयोग, प्रदीपिका, घेरण्य संहिता में इन सभी की सभी प्राणायाम को कुंभक ही बोला गया है। कुंभक ही, अष्टकुंभका ऐसे ही तो कहा है। प्राणायाम शीतकारी कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, सूर्यभेदी कुंभक, लेकिन प्राणायाम को क्या बोला गया है? पूरक रेचक कुंभक। इन तीनों को प्राणायाम बोला गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यवहार में हम इन्हें प्राणायाम से ही बोलते हैं, लेकिन आप दोनों तरह से ये समझिए कि शास्त्रों में कुंभक नाम लेके बोलेगा तो आप सीधे आपने यही समझना है कि इनकी चर्चा हो रही है, या फिर स्पेशल नाम बताएगा। ठीक है? या ये पूछेगा कि प्राणायाम के भाग कौन-कौन से हैं, तो वहाँ आपको पूरक रेचक कुंभक की चर्चा करनी होगी। ठीक है? और किसी की कोई डाउट? सर एक बार शीतली प्राणायाम की लॉस और बेनिफिट उसको थोड़ा सा बताएंगे क्या? हाँ, शीतली प्राणायाम के आप सुन लीजिए। शीतली प्राणायाम का लॉस देखिए, लॉस नहीं बोलते उसको ना, सावधानी बोलते हैं। योग में हम लोगों को लॉस वर्ड नहीं बोलना कि लॉस क्या होगा, मतलब सॉरी क्या सर। सावधानी बरतनी है। ठीक है आप लोगों, क्योंकि आप एक कुशल टीचर हो, तो उस वजह से वो वर्ड नहीं बोलना। तो इसका क्या प्रिकॉशन बरता जाए? एक तो ये कि जो ऑलरेडी कफ विकार से पीड़ित है, किसी को कोल्ड एंड कफ हो रखा है, हम कहें जी शीतली करो, क्या हितकर होगा उसके लिए? नहीं होगा। सर। हाँ, और उसके साथ साथ किसी को अर्थराइटिस, बात विकार हो रखे हैं, जॉइंट्स पेन रहता है, उसको कहा जाए कि जी तुम शीतली करो, उचित नहीं होगा। ठीक है? और सर्दियों में कहा जाए, अभी बोला जाए आपसे कि जाओ जी पार्क में बैठो और शीतली प्राणायाम करो, तो ये भी ठीक नहीं होगा। ये तो इसके प्रिकॉशंस हैं कि सावधानी बरती जाए, लिमिटेशंस रखी जाए। बाकी अब इसके जो बेनिफिट हैं वो ये हैं कि इससे ज्वर, बुखार दूर सही हो जाता है, और पित्त संबंधी जो गर्मी वाली जो डिजीज होती है, पित्त से जुड़ी 40 तरह की डिजीज होती है हमारी, पित्त के डिस्टर्ब होने से या प्रकोपित होने से। ठीक है? उनमें शीतली प्राणायाम काफी फायदा करने वाला प्राणायाम है। ठीक है? उसके साथ साथ जो वायु गोला गैस संबंधी समस्या है उसमें फायदा करेगा। तिल्ली की संबंधी जो हमारी स्प्लीन है उसके जो विकार होते हैं उसमें फायदा करेगा। और उसके साथ साथ जो आपका ये क्या कहते हैं, इसके साथ साथ मेनली शीतकारी और शीत का इसके शीतली के दोनों के क्या बेनिफिट थे कि भूख प्यास पे नियंत्रण आने लग जाता है साधक को, कि वो कंट्रोल पाने लग जाएगा, उसे ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। और इस प्राणायाम को करने वाला जो साधक है उस पे विष का प्रभाव भी कम होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि मतलब विष के प्रभाव को भी ये कम करता है। ये इसके बेनिफिट हैं शीतली प्राणायाम के। ठीक है? सर ओके। सर ये सूर्य भेदी प्राणायाम आपने कहा था कि ऐसे हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उन्हें नहीं करवाना चाहिए, लेकिन इन केस अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन का है और उसके बाद अगर उसको सर्दी जुकाम है, तो हम सूर्य नाड़ी चलाने के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं ना? देखिए, वो सर्दी से पीड़ित है और हाइपरटेंशन भी है,
तो आप उसे करा सकते हैं, लेकिन स्थिति उसकी देख करके कि उसका बीपी किस रेंज तक अप एंड डाउन करता है या अभी उसकी क्या स्थिति है, वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, उसका हाई बीपी एक्टिवेट हो रखा है कि नहीं, वो सिचुएशन देख करके आप उसे वो प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं तो कुछ समय के लिए धीमे-धीमे करा सकते हैं, थोड़ा कराया, शांत कराया, रिलैक्स करा दिया, फिर करा दिया। तो इस तरीके से भी हम उसको ये सूर्य भेदी प्राणायाम दे सकते हैं, ठीक है? ओके। सर सूर्य भेदी प्राणायाम के पहले सर कौन सा प्राणायाम करवाया था? मैं एक्चुअली सुन नहीं पाई थी उस टाइम। उससे पहले कौन-सा प्राणायाम कराएँ, ऐसा तो आपने ये कौन नहीं। सा कराया था सर मतलब क्लास में सर सूर्य भेदी प्राणायाम के पहले? अच्छा, अभी जो कराया था, उसके यस लिए सर। उससे सूर्य भेदी से पहले आई थिंक मैंने नाड़ी शोधन के बारे में चर्चा करी थी। नाड़ी शोधन प्राणायाम था। आप देख लेना, एक रिकॉर्डिंग तो लग गई है। यहाँ तक मुझे याद है नाड़ी शोधन प्राणायाम था वो। जी, ये नाड़ी शोधन सर। उनकी सूर्य सेशन भेदी में नाड़ी शोधन ही करवाया। ये नाड़ी शोधन के बाद सीधा सूर्य भेदी था, ठीक है? तो ओके ये यही हुआ है। और बताओ, किसी की कोई जिज्ञासा या किसी को कोई समस्या अभी तक जो प्राणायाम पढ़ी हमने उसमें? सर एक नॉर्मल क्वेश्चन और था कि जैसे कि मोस्टली तो ये बोला जाता है कि सुबह ही करना चाहिए योग अभ्यास को, लेकिन इन केस अगर किसी रीजन से नहीं कर पाते हैं और अगर खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के कितनी देर बाद तक हम कर सकते हैं? वैसे 3 घंटे तक बोलते स्टमक में रहता है खाना, तो इतनी देर बाद अगर हम करें 3-4 घंटे के बाद तो उसका कोई लॉस भी हो सकता है क्या, या वो देखिए, पूछना चाहती वैसे तो देखो शास्त्र तो कहते हैं कि 4 बार करवाना है जी, अभ्यास, योग अभ्यास, नाड़ी शोधन 4 बार कराना है जी। सुबह कराओ, दोपहर कराओ, शाम कराओ, रात्रि में कराओ। लेकिन लेकिन जो व्यवहार देखा जाए और साधक को उसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसके लिए ये है कि जो खाना जो खा रखा है व्यक्ति ने, एक होता है कि हल्की डाइट या फिर किसी ने ब्रेकफ़ास्ट लिया है, तो वो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, कम समय चाहिए उसके लिए। और किसी ने पूरा फुल डाइट अपनी लंच या डिनर कर रखा है, तो मिनिमम 4 आवर्स का तो आप गैप दें। जिससे कि एक्चुअली होता क्या है, जब खाना खाए हुए रहते हैं हम, तो हमारी ज़्यादातर एनर्जी सारी उस खाने को पचाने के लिए या उस खाने से पोषक तत्वों को खींचने के लिए पेट में रहती है, ठीक है? तो उस वक़्त उस एनर्जी को वहीं काम करने दिया जाए, उसे दूसरी जगह चैनलाइज़ ना करने के लिए आप उस समय यदि उसे दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करोगे, तो कहीं न कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव आएगा या फिर उसका जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ इस वजह से आप खाना खाने के 4 घंटा गैप दें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, लगभग मुझे लगता है आप सबके जो डाउट्स हैं वो आज के इस सत्र को लेकर के पूरे हो चुके हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं आपसे, तो मैसेज करिए आप लोग, मैसेज करें और सभी को टाइप करना है खटक से जब आंसर पूछा जाए तो, कि जो नाड़ी शोधन है वो नाड़ी शोधन कितने समय में नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट? कितने समय अभ्यास किया जाए कि नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी हड्डियों को दिखता के अनुसार? बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, सभी अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आपने बताना है कि जो इसके हमने कितनी बार करना चाहिए? आप लोग नंबर संख्या टाइप कर दीजिए। 4 बार, ठीक है। अब कितने राउंड्स करने चाहिए वो आप लोगों ने टाइप करना है।
हर राउंड में 20 राउंड्स हर बार में, यानी कि टोटल 80 राउंड्स। बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब। अगला प्राणायाम हमने सूर्य भेदी पढ़ा था, और सूर्य भेदी के विषय में देखें तो क्या कहा गया, कौन सा प्राणायाम है जिससे कृमि दोष, पेट के जो कीड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और उसके साथ साथ वात विकार और कपाल शुद्धि होती है, जिससे वात विकार दूर होते हैं। उस प्राणायाम का नाम क्या है? सूर्य भेदी प्राणायाम। अनीता जी बताइए, सूर्य भेदी प्राणायाम में किस नॉस्ट्रल से पूरक किया जाता है? सूर्यवेदी प्राणायाम में किस किस नासिका से पूरक किया जाता है? राइट नॉस्ट्रिल से किया जाता है, लेफ्ट से रेचक। गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अग्रिम प्राणायाम हमने शीतली प्राणायाम पढ़ा। शीतली प्राणायाम में किस प्राणायाम के अभ्यास से विष का प्रभाव कम हो जाता है? बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। पित्त विकार और ज्वर किस प्राणायाम से ठीक होते हैं या दूर होते हैं? भाविशा जी माइक खोल के बताइए। शीतली प्राणायाम से सर, पित्त विकार और ज्वर। ज्वर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने टाइप करना है, कौन से कुंभक के अभ्यास से साधक कामदेव के समान हो जाता है? कामदेव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सभी। मानसी जी बताइए, मानसी मैम। सितकारी प्राणायाम से। वेरी गुड। किस प्राणायाम के अभ्यास से साधक के शरीर पर पूर्ण नियंत्रण, साधक अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है? आप लोग टाइप करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, उस प्राणायाम का नाम बताइए जिससे जो ग्रंथियां हैं उनका भेदन होता है। और काजल जी और बाकी सभी भी टाइप करिए, इन ग्रंथियों के नाम बताइए क्रम से। काजल जी आप माइक खोल के बताएं। तो पहले ब्रह्म ग्रंथि और विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। कौन से कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है? और बताएंगी अभी पूजा झंगरा मैम। पूजा जी, पूजा मैम बताइए माइक खोल के, किस कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण? निशा शुक्ला बताइए। सर भस्त्रिका के अभ्यास से कुंडली जागरण होता है, क्योंकि उनका ग्रंथियों का भेदन हो गया। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एस किसको? 32 घेरण संहिता से सूर्य भेदी से भी कुंडलिनी जागरण होता है। गुड, गुड, गुड। हाँ, तो और बाकी अभी जो मस्तिष्क में आनंद की अनुभूति करवाने वाली प्राणायाम, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, उस प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। वेरी गुड, चलिए, बहुत बढ़िया।
किसके अभ्यास से जो सोम रस है उसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है? वैसे तो और भी कई चीज हैं, लेकिन अभी जालंधर बंद पड़ा है, नहीं तो मुद्राओं में भी कई मुद्राएं हैं ऐसी जिसके अभ्यास से इसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है और कंठ विकार दूर होते हैं। ठीक है। देखिए साक्षी जी ने टाइप भी कर दिया है। चलिए, धन्यवाद सभी का, बड़ा अच्छा सर, आप लोगों ने पढ़ा। हाँ सर जी। क्या शीतली प्राणायाम में ऐसा कुछ होता है क्या कि टीथ में गैप हो तो नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ? शीतली से वो नहीं है, देखिए वो शीतकारी है, तीर्थ वाले जो वो है ना, जी, वो शीतकारी में शीतकारी। सर। शीतकारी में यदि तीर्थ में गैप हो तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, नहीं है गैप तो भी, मतलब दांतों को, दोनों दांतों को, अपर और लोअर दोनों को मिला के रखना होता है। अब किसी के तो क्या होते हैं बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, किसी के फिर भी गैप रहता है, तो उस गैप से ही श्वास जानी है, रियल में अंदर श्वास खींचनी होती है। ठीक है। जी सर, ऐसे मतलब जैसे जो बीच के दांतों में थोड़ा ज्यादा गैप होता है तो ऐसा तो नहीं कि इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा अरे कुछ? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा नहीं। चलिए, अभी थोड़ा सा कोई प्रियंका मैम शांति पाठ सर्वे भवंतु करा दीजिए, प्रियंका पांडे। यस सर। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, हाथों में नमस्कार मुद्रा लगा लें और मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब करें और उसकी उष्णता को अपने मस्तिष्क और मुखमंडल पर लगाएं। सर को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।